आरजेडी के एमवाई और जदयू के लवकुश समीकरण की क्या है हकीकत? महागठबंधन की काट में बीजेपी का एसआर समीकरण कितना कारगर? बिहार को देश की राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है। ऐसे में ज्यों-ज्यों 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, यहाँ सभी पार्टियों द्वारा जातीय गोलबंदी तेज कर दी गई है। आइए समझते हैं पूरे मामले को। बिहार में जातीय समीकरणों के सहारे चुनावी नैया पार करने की परंपरा 3 दशक पुरानी है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले 90 के दशक में एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण बनाया। 15 साल तक बिहार की सत्ता पर उनकी पकड़ रही। थोड़ा आगे पीछे नीतीश कुमार ने भी लवकुश कुर्मी कोयरी समीकरण बनाया। इसी समीकरण के सहारे सत्ता सुख भोगने के 2 दशक वे पूरे करने वाले हैं। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बिहार में जातीय समीकरणों के सहारे राजनीति अब बेहद जरूरी हो गई है। सभी राजनीतिक दल अब ये मानने लगे हैं कि सत्ता तक पहुंचने या लंबे समय तक बने रहने के लिए जातीय समीकरण बनना बिहार में जरूरी है। चाहे आरजेडी और जदयू जैसे दल हो या सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, ये सभी बिहार में जातीय समीकरण बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी को भी लगता है कि बिहार में बिना समीकरण का सहारा लिए उसके लिए कामयाबी दूर की कौड़ी है। अब तो आरजेडी ने A to Z के नए समीकरण की तैयारी की है। इसमें आरजेडी की छवि सर्व जातीय बनाने की परिकल्पना है। मुस्लिम और यादव आरजेडी के कोड वोटर हैं, जिनका कुल मतदाता प्रतिशत 29% के आसपास है। उसी प्रकार कोयरी कुर्मी जदयू के कोड वोटर हैं, जिनके मतदाता लगभग 11% हैं। दूसरी ओर राज्य में लगभग 19% वाले सवर्ण वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ है। अब जैसा कि भाजपा नेताओं को पता है कि वे आसानी से राजद के एमवाई समीकरण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वे जदयू वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश में है। राज्य में भगवा पार्टी के निशाने पर कुशवाहा समाज के वोटर हैं। दलित और महादलित को जोड़ दे तो इनके मतदाताओं का कुल प्रतिशत 15% के आसपास है। और इस समाज में आने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी फिलहाल बीजेपी के नजदीक बताए जा रहे हैं और ये एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं। आइए अब समझते हैं कि किस जाति पर किसकी पैनी नजर टिकी हुई है। आज तक लवकुश समीकरण एकजुट होकर नीतीश का साथ देता आया है। भाजपा ने नीतीश के साथ रहकर लवकुश की ताकत को शिद्दत से महसूस किया है। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश को कमजोर करने के लिए सबसे पहले लवकुश समीकरण को साधने का काम किया है। बीजेपी ने सबसे पहले लवकुश समीकरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से अलग किया, यानी कुशवाहा वोटों में बिखराव। बीजेपी कुशवाहा वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा बिरादरी के सम्राट चौधरी को बना दिया, यानी लवकुश समीकरण से कुश को नीतीश कुमार से बीजेपी ने झटका दिया। कुशवाहा वोटों के दावेदार 2 नेताओं के बीजेपी के साथ या समर्थन में आने के बाद माना जा रहा है कि नीतीश का बड़ा आधार वोट खिसक चुका है। अब नीतीश के पास उनकी जाति और लव यानी कुर्मी बचा है। बीजेपी ने इसकी काट भी खोज निकाली। नीतीश के कभी दाहिना हाथ माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अब अपने साथियों समर्थकों को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके सामने अब बीजेपी से आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए माना जाता है कि पार्टी के कई नेता उनके प्रभाव वाले हैं। इनमें विधायक सांसद दोनों हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के पहले 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने जिन नेताओं को टिकट देने में मदद की थी, उनमें कई लोग अब भी आरसीपी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह को लेकर नया लवकुश समीकरण बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी भी बीजेपी के करीब बताई जा रही है।
दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने के बाद बिहार में बीजेपी अकेली पड़ गई थी। अमित शाह की चुनावी रणनीति के सहारे बीजेपी ने अपना समीकरण बनाना शुरू किया। नीतीश के लवकुश समीकरण की काट के लिए बीजेपी ने SR यानी सम्राट आरसीपी समीकरण बना लिया। चूंकि लवकुश समीकरण में कुशवाहा वोटर ही अधिक है, इसीलिए उन्हें साधने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा का भी एनडीए का सहयोगी दल बन जाने की चर्चा है। कुर्मी कुशवाहा यानी लवकुश समीकरण के 10 से 11% वोट बिहार में माने जाते हैं। इसमें 7 से 8% अकेले कुशवाहा बिरादरी के हैं। कुशवाहा वोटों को गोलबंद करने के लिए सम्राट और उपेंद्र कुशवाहा को जानकार पर्याप्त मानते हैं। बीजेपी के नीतीश के कोड वोट में सेंध लगाने से जदयू में बेचैनी है। बीजेपी की रणनीति का मुकाबला करने के लिए जदयू ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 32 नेताओं वाली राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सौंप रखी, जबकि 252 नेताओं वाली राज्य टीम का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कर रहे हैं। जदयू ने कुशवाहा वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए 2 कुशवाहा नेताओं को रोहतास और मुजफ्फरपुर जिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। यहाँ आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ये सभी बीजेपी के संपर्क में है और चर्चा है कि कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। चिराग और मांझी क्रमशः दलित और महादलित समुदाय से आते हैं, जिनके मतदाता लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका रखते हैं, तो वहीं सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मल्लाह समाज में लोकप्रिय हैं। मांझी की पार्टी हम अभी बीते सप्ताह ही नीतीश सरकार से अलग हुई है। ऐसे में नीतीश की पार्टी जदयू ने मांझी के मंत्री बेटे की जगह रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। महादलित समाज को संदेश देने की कोशिश की है। राजद अपने मुस्लिम यादव समीकरण को एकजुट रखते हुए भाजपा के कोर वोटर वैश्य यानी बनिया समाज को साधने की जुगत में लगी है और वैश्यों को पार्टी संगठन में मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में विधायक रणविजय साहू को प्रदेश राजद का प्रधान महासचिव मनोनीत कर दिया गया है, तो वहीं रितु जायसवाल को प्रदेश महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को प्रदेश की कमान सौंपकर सवर्ण समुदाय और खासकर भूमियार जाति के वोटरों में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बिहार में सवर्णों का झुकाव बीजेपी की ओर माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश की है। बहरहाल बिहार में सियासी पार्टियों के तमाम जातीय गोलबंदी के बावजूद 2024 का चुनाव किसके पक्ष में जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। किसे बिहार की जनता चुनावों में जीत का तिलक लगाती है और किसके जमानत जब्त करवाती है, यह सब आने वाले वक्त में साफ होता जाएगा।